उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें अक्सर न सिर्फ बड़े बड़े मंत्रियों, बड़े बड़े चेहरों की चर्चा होती है, बल्कि ये शायद देश के उन चुनिंदा राज्यों में से भी एक है जहां ब्यूरोक्रेसी पर लोगों का बड़ा ध्यान रहता है। अफसरों के क्रियाकलापों पर, अफसरों की बातचीत पर, अफसरों के फैसलों से भी यहाँ कई नज़ीरें बनती हैं। और न सिर्फ उत्तर प्रदेश की सियासत में, बल्कि देश को चलाने वाले कई बड़े अफसर उत्तर प्रदेश से आते हैं। इन दिनों उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी में, अफसरशाही के बीच में एक ऐसे ही अफसर एम देवराज, जिनकी बड़ी चर्चा है फैसलों के कारण, फैसलों के तरीकों के कारण और उन सब से अलग परिणामों के कारण। जिस जगह वो हैं उन जगहों से वो किस तरीके के परिणाम दे पाते हैं, एम देवराज की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, या उनके फैसलों के पीछे क्या एक पैटर्न दिखाई देता है, किस तरीके के फैसले लेते हैं, और जो एक छवि है कि सख्त फैसले लिखने वाले अफसर की। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक जी के साथ हम विस्तार से इस बारे में बात करेंगे। और अभिषेक जी, जैसा मैंने शुरू में कहा कि ब्यूरोक्रेसी पर हम बहुत कम इतनी खुलकर बात करते हैं, लेकिन एम देवराज पिछले कुछ समय से हम देखें तो लगातार सुर्खियों में है। मतलब आप कई सारे रिपोर्ट्स लिख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, जहां पर यह आता है कि इस अमुक फैसले को लेने की संस्तुति करने वाले अफसर कौन? एम देवराज। इस अमुक फैसले को लेने वाले कौन? एम देवराज। ये जो नाम है, थोड़ा सा ये बताइए कि एम देवराज की इस वक्त उत्तर प्रदेश में सरकार में क्या भूमिका है, प्रशासन के नज़रिए से क्या भूमिका है, और क्यों एकदम ये चर्चा पर आ रहे हैं? देखिए, थोड़ा सा इस चर्चा को बढ़ाने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। एम देवराज जी की बात कर रहे हैं, प्रमुख सचिव इस समय राजकर हैं और नियुक्ति का भी, कार्मिक का भी चार्ज उन्हीं के पास है। एक स्वभाव होता है, वो उनके स्वभाव उनके काम पर साफ साफ दिखता है। इससे पहले भी वो जहाँ जहाँ रहे हैं, अपने फैसलों के कारण सुर्खियों में रहे हैं, तमाम विवाद भी हुए हैं, लेकिन जो वो कह देते हैं वो करते। जैसे कि इससे पहले पावर कारपोरेशन में थे, पावर कारपोरेशन में बिजली चोरी रोकने के लिए वो खुद ही जांच करने निकल पड़ते थे, खुद ही जांच जो है करते थे। आंदोलन हुआ, स्ट्राइक की, तो दर्जनों इंजीनियरों को एक साथ उन्होंने सस्पेंड कर दिया। इसके बाद प्राविधिक शिक्षा में आए, वहाँ फार्मेसी कॉलेजों को लेकर के उन्होंने तमाम ऐसे दिए फैसले जो आज तक किसी भी नए फार्मेसी कॉलेज नहीं खुल पाया है। अब इनके पास चार्ज आ गया है। सरकार को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला डिपार्टमेंट है राज्यकर विभाग है, जो 70% से ज़्यादा रेवेन्यू सरकार को केवल इस डिपार्टमेंट से आता है। मुख्यमंत्री जी खुद इस विभाग के मुखिया हैं और नियुक्ति कार्मिक। ये दोनों ही विभाग के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, और इन्हीं दोनों विभागों के लीड कर रहे हैं प्रमुख सचिव एम देवराज। और इनकी अहमियत का हम अंदाज़ा भी मैं आपको बता चुका हूं कि आईएएस के ट्रांसफ़र पोस्टिंग यानी नियुक्ति और कार्मिक डिपार्टमेंट है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू सरकार की कमाई जहां से आती है वो राजकर विभाग है, और ये दोनों ही विभाग को चला रहे हैं एम देवराज जी। तो अब यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि उनकी भूमिका, चाहे वो अफसरशाही में हो, चाहे व्यापारियों के बीच में हो, सीधे सीधे उनका हर फैसला जो है ऊपर से लेकर नीचे तक उसका असर सामने दिखाई पड़ता है और दिखाई दे रहा है। नियुक्ति कार्मिक की बात करें, फाइलें बहुत तेज़ी से मूव कर रही हैं, वो मूव करते हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि ट्रांसफ़र की लिस्ट, जो आईएएस ट्रांसफ़र की लिस्ट है, वो खुद ही टाइप करते हैं, वो खुद ही तैयार करते हैं, क्योंकि कोई लीक ना हो सके। हाँ, लीक ना हो सके, वो खुद ही करते हैं, किसी की नहीं सुनते। इसी तरह हम राजकर की बात करें, एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो हमेशा सुर्खियों में रहता है, शुरू से रहा है, विवादों में रहता है, सुर्खियों में रहता है। लेकिन एक बात और बताऊं, रेवेन्यू जहां पर जुड़ा रहता है, वो डिपार्टमेंट कोई भी हो, वो सुर्खियों में रहेगा ही रहेगा। चाहे वो खनन का हो, चाहे वो आबकारी हो, चाहे वो स्टेट जीएसटी हो। अब चूंकि स्टेट जीएसटी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि 1.25 लाख करोड़ रुपया अकेले ये डिपार्टमेंट कमा करके सरकार के खजाने में जमा कर रहा है। अब आपको बात बताएं, क्यों आखिर इस डिपार्टमेंट में प्रमुख सचिव जी के आने के, एम देवराज के आने के बाद आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि नीचे से लेकर ऊपर तक हाहाकार मत है, उथल पुथल है, अधिकारी चिल्ला रहे हैं, व्यापारी भी परेशान हैं। मैं दूसरा सवाल यही करने जा रहा था जी, कि जो हम शुरू में हम कहे कि नाम खूब चर्चा में है, लेकिन फिर एक परसेप्शन ये भी है कि भय भी बहुत है। भय बहुत है। तो उसका कारण क्या है अभिषेक जी? उसका कारण यही है, इनके सख्त फैसले, और फैसला लेने में ये देरी नहीं करते, तत्काल सस्पेंड कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं।
खुद लिस्ट तैयार करते हैं, खुद फीडबैक लेते हैं और उस फीडबैक की क्रॉस चेकिंग करते हैं और उसके बाद डिसीजन लेते हैं। हो सकता है कई बार गलत भी होता होगा, कई बार सही भी होता है, लेकिन वो करते हैं, ये उनके स्वभाव, ये उनका नेचर का हिस्सा है। अब हम बात करते हैं राजकर में आने के बाद आखिर क्यों व्यापारी भी चिल्ला रहा है, अफसर भी कह रहा है, हम भी बहुत त्रस्त हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि राजकर जैसे मलाईदार विभाग में वीआरएस लेने की होड़ जो है मची है, वो भी सरकारी अफसर वीआरएस ले रहे हैं। क्यों? शायद ऐसा माना जा रहा है कहीं ना कहीं उनके डिसीजंस ऐसे हैं जो उन्होंने ट्रांसफ़र्स किए हैं, वो ट्रांसफ़र्स का एक बड़ा कारण है कि वीआरएस ले रहे हैं ऑफिसर्स। वो ऑफिसर्स जहाँ पे वो नौकरी एक पीसीएस लेवल की नौकरी है, जहाँ पर आने के लिए कितने लाखों लोगों को पीछे करके जो अफसर पहुंचता है, वो वीआरएस ले रहा है। आप सोच सकते हैं गंभीरता इस चीज़ की कितनी है इसमें, इस मामले की। अब हम बात करते हैं व्यापारियों की बात करते हैं। जो सख्ती की इन्होंने कहा है कि टैक्स चोरी, इससे पहले जब ये पावर कारपोरेशन में थे तो बिजली चोरी होती थी, लेकिन बिजली चोरी का उनके पास एक डेटा था कि कितना लाइन लॉस हो रहा है। उस लाइन लॉस के बेस पर वो ये तय करते थे कि हाँ, इतनी हमारी बिजली चोरी इस क्षेत्र से, इस जिले से, इस डिपार्टमेंट में या कहीं से भी हो रही है, उनको पता रहता था। राजकर एक ऐसा विभाग है जहाँ यही नहीं पता है कि कितनी टैक्स चोरी हो रही है, कहाँ हो रही है। अच्छा, जीएसटी आने के बाद क्या हो गया है कि एक संगठित टैक्स चोरों का नेटवर्क जो है वो ज़्यादा मजबूत हुआ है, जो जीएसटी से पहले नहीं था। जीएसटी से पहले छोटी छोटी टैक्स चोरी होती थी व्यापारी, लेकिन अब जो है संगठित टैक्स चोर ज़्यादा हो गए हैं, एवेजन कर रहे हैं, कर अपवंचना कर रहे हैं। नेटवर्क है, इस नेटवर्क में राजकर के अधिकारियों की भी भूमिका है, बड़े कुछ व्यापारियों की भी है, और एक नेटवर्क है पूरा, इसमें ट्रांसपोर्टर भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन इसका असर क्या हो रहा है कि उन पर शिकंजा कसने का असर ये हो रहा है कि जो बोनाफाइड व्यापारी है, जो छोटा व्यापारी है, जो जेन्युइन व्यापारी है, जो दुकान खोल के या अपनी फैक्ट्री खोल के काम कर रहा है, उस पर उसका असर आ रहा है। ऊपर से सख्ती होती है, नीचे हो रही है, हर जिले की मॉनिटरिंग हो रही है। डेली जिस तरह एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स का फॉर्म सुबह उसको भरना पड़ता है कि हम आज कहाँ गए, कितनी जांच की, कितना किया, ठीक वैसे ही हर अधिकारी को सुबह से शाम तक की अपनी रिपोर्ट फाइल करनी पड़ रही है कि हमने क्या काम किया है। अब उसे अपना काम भी दिखाना है, उसे ये भी दिखाना है कि हमने कितने वाहन चेक किए, कितनी हमने पेनाल्टी जमा कराई, कितनी जगह जाँच की। तो वो जबरन जाँच करने जा रहा है। यूं कह लें कि उन्होंने जवाबदेही को बढ़ाया है। वो जवाबदेही काम करते हैं वो बढ़ाया, यस, वो जवाबदेही को उन्होंने बढ़ाया है। लेकिन उस जवाबदेही को बढ़ाने का असर यह है कि ऊपर की शक्ति नीचे हुई। अधिकारी डर के कारण जो है हर जगह जा रहा है, जांच कर रहा है, वो दबाव जो है बना रहा है। अब दबाव का असर कितना टैक्स चोरों पर हो रहा है, ये तो अप्रैल के डेटा से सामने आएगा। जब वो टैक्स के नंबर लेकिन अभी का जो असर दिख रहा है कि जो व्यापारी है, जो काम कर रहा है, जो ईमानदार व्यापारी है, वो कहीं ना कहीं से परेशान हो रहा है। उसको लग रहा है कि आए दिन जांच हो रही है, क्योंकि देखिए जो सामने होगा उसी पर तो शिकंजा जो है कसा जाएगा। जो छुप कर काम कर रहा है उसको ढूंढना भी मुश्किल, उसको जो ढूंढना भी जो है मुश्किल है, उसको तलाशना भी है मुश्किल। जो सामने आ रहा है उस पर पहले जो है उसकी गर्दन पहले दबाई जो है जा रही है। अब गर्दन दबाने का असर ये हो रहा है कि टैक्स ग्रोथ पर तो असर आ गया है ना। उसके पीछे भी ब्यूरोक्रेसी में या डिपार्टमेंट का कहना यह है कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो जानबूझ करके नहीं चाहते हैं कि देवराज जी यहाँ पर रहें और टैक्स ग्रोथ गिरा दो या टैक्स का कलेक्शन गिरा दो और उसका एक असर जाए, है ना। लेकिन इतना तो तय है कि एक काकस था, जो मलाईदार डिपार्टमेंट में जमे हुए, बरसों से जमे हुए अधिकारी थे, उनको तो इन्होंने डिस्टर्ब किया है। लेकिन उनको डिस्टर्ब करने के साथ साथ वो व्यापारी भी डिस्टर्ब हो रहा है जो वास्तव में टैक्स दे रहा है और जमा कर रहा है। जी, अंतिम सवाल, एक आम आदमी के तौर पर अगर मैं देखूँ, हम लोग अपने नागरिक शास्त्र में, सिविक्स में ब्यूरोक्रेसी के काम करने के तरीके को जितना पढ़े या समझे हैं, उसके दो उद्देश्य होते हैं। एक, जो आपने कहा कि हाँ, कहीं गलतियां हो रही हैं, चोरियां हो रही हैं, नियमों का पालन नहीं हो रहा, वो हो, ये जिम्मेदारी अधिकारियों की है, वो व्यवस्था वैसे बनाए। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी है कि वो व्यवस्था जिनके लिए बनी है वो कम परेशान हो, नागरिक को मिलने वाली सुविधाएं ही इतनी दूभर ना हो जाएं, या जो विभाग जिस क्षेत्र में काम कर रहा है
कि अगर आप किसानों के लिए काम करें तो किसानों को सुविधा भी मिले। तो जैसे आपने बोला कि व्यापारी जो सामने दिख रहा है, जब वो परेशान हो रहा है, इस कॉन्फ्लिक्ट से जो आपने कहा कि अप्रैल तक जब तक आंकड़े नहीं आते, हम क्या देखते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो आप कह भी रहे थे, परसेप्शन से कई अधिकारियों के कद ऊपर और नीचे होते हैं। कंक्लूजन क्या निकलेगा इस नेचर का कि क्या एक व्यक्ति व्यवस्था की सारी दिक्कतों को दूर करने में कामयाब हो सकता है? ये जो सबसे बड़ा सवाल हो जाता है। कई बार लोग बोलते हैं ना, इंटेंट बहुत अच्छा है। देखिए क्या है कि कानून भी कहता है कि भले 100 गुनाहगार छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर इन फैसलों से कहीं ना कहीं उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आना है, ये तो अप्रैल में पता होगा, आंकड़े जब आएंगे। लेकिन आज ऐसा जो है लग रहा है कि ऊपर के दिए हुए फैसलों को इम्प्लीमेंट करने के चक्कर में वो लोग या वो आम आदमी परेशान हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। जिसको हो सकता है इसके पीछे कुछ अधिकारियों का सोची समझी रणनीति हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली असर जो है उस आम आदमी पर ही आ रहा है, जो फिलहाल ऐसा दिख रहा है। अगर इसको ठीक कर लेते हैं, इस पॉइंट को अगर वो ठीक कर लेते हैं, तब तो सब ठीक है। लेकिन अगर वही आम आदमी जिसके लिए ये फैसले लिए जा रहे हैं कि सब ठीक हो जाए, हम सब लोग समय से टैक्स दें, काम करें, ईमानदारी से काम करें, लेकिन अगर वही चीज़ अगर नीचे आकर के उन लोगों के लिए ही परेशानी का सबब बनती है जो वास्तव में टैक्स दे रहे हैं, तो शायद अपने फैसलों पर एक बार पुनर्विचार करना पड़ेगा। तरीके बदलने होंगे, थोड़ा सा व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। ऐसा ब्यूरोक्रेसी में भी लोगों का मानना है, डिपार्टमेंट में भी कहना है कि समस्या फैसलों से नहीं है, समस्या है व्यवहारिक दृष्टिकोण से, समस्या है किसी को भी इम्प्लीमेंट करने से पहले निर्देश को, उसके प्रॉज एंड कॉन्स को जानने की, अंग्रेजी में समझने की। हाँ, अंग्रेजी में एक लाइन कही जाती है, कैरेट स्टिक। तो हमेशा वो स्टिक ना हो, कई बार वो कैरेट भी हो, कई बार वो जो आपने कहा कि मानवीय दृष्टिकोण भी उसमें हो। अभिषेक जी ने बड़े विस्तार से बताया कि कैसे एक अफसर के जो कार्य करने के तरीके हैं वो जमीन पर असर तो डालते हैं, व्यवस्थाओं को बदलते हैं, लेकिन कई बार उससे जो परसेप्शन बनता है वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वो छवि बड़ी महत्वपूर्ण होती है कि आप काम कर कैसे रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी इस तरीके की खबरें, अफसरों के काम करने के तरीकों पर ये पहली बार आपने अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर चर्चा की देखी है, लेकिन आपका अनुभव क्या रहता है एक दर्शक के तौर पर, वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। हम भी कोशिश करेंगे कि उन सियासी गलियारों से वहाँ पर होने वाली चर्चाएं, वहाँ पर होने वाले फैसले और फैसलों के पीछे की नीयत वो क्या है, वो आपके बीच में इस नए प्रयोग के जरिए लेकर आते रहें। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। फिलहाल अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर अपना वक्त देने के लिए अभिषेक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे तमाम दर्शकों का भी धन्यवाद। और ज़रूर बताइए कि पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा आपको कैसी लगी, और कभी आपका इस तरीके से ब्यूरोक्रेट से आमना सामना हुआ हो तो उन अनुभवों को भी हमारे साथ शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।